बच्चों हम लोग 11th क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे थे शायद। 11th क्लास के बच्चों जरा देखो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे थे। अब मैं एक स्कूल मेथड से क्वेश्चन करा रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का, एंड एक्सरसाइज में दे रखा है। इक्वेशन दे रखी है N2 + 3H2 gives 2NH3। इसका अमाउंट दे रखा है 2000 ग्राम ऑफ N2 is combined with 1000 ग्राम ऑफ H2। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसमें पता लगाओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन एक्सेस में है। तो मैं इसको यूनिटरी मेथड से करता हूं। मैंने इनके नीचे इनके वेट लिख लिए हैं 2000 ग्राम 1000 ग्राम। मैं इनके मोल्स निकाल लेता हूं। तो नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे 2000/28, जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 71.43। और मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लूंगा 1000/2, जो निकल के आते हैं 500 मोल। मेरी बात समझ ली 11th वाले बच्चों ने? हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए 71.43 एंड 500 मोल्स। मैं इनको अलग से लिख लेता हूं 71.43 और ये बेटा ये रहे मेरे 500 मोल्स। अब मैं एक रिएक्टेंट के मोल्स को क्या करता हूं, फिक्स करता हूं, और दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करता हूं। मेरी बात समझी? एक रिएक्टेंट के मोल्स को फिक्स करता हूं, दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करता हूं। ये क्वेश्चन में गिवन मोल्स हैं, ये क्वेश्चन में गिवन मोल्स हैं। अब मैं एक रिएक्टेंट के मोल्स को फिक्स करता हूं और दूसरे रिएक्टेंट के मोल्स को कंपेयर करता हूं। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक मोल N2 का 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ कंबाइन करता है। तो मुझे ये बताओ इक्वेशन के हिसाब से, ये इक्वेशन के हिसाब से, ये गिवन के हिसाब से, तो 71.43 मोल्स कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे? 71.43 into 3, मेरे हिसाब से ये वैल्यू आती है 214 मोल। मतलब मुझे 71.43 मोल्स मेरे नाइट्रोजन के कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने चाहिए इक्वेशन के हिसाब से? इक्वेशन के हिसाब से 214 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने चाहिए। 71.43 मोल्स इज रिएक्ट विद 214 मोल्स ऑफ H2। अब हमें मोल्स गिवन कितने हैं? मोल्स गिवन है 500, मुझे रिक्वायर्ड है इतने। मुझे रिक्वायर्ड मोल्स कितने? रिक्वायर्ड मोल्स है मुझे 214 और मुझे गिवन मोल्स कितने? 500। तो बताओ एक्सेस में कितने मोल्स हो गए? एक्सेस में, तो एक्सेस में हो गए 500 माइनस 214, तो ये आ गया आई थिंक 286 मोल्स। 286 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर मैं साफ समझ में आ रहा है कि मेरा हाइड्रोजन एक्सेस में है। अगर ये एक्सेस में है तो फिर लिमिट में कौन होगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बच्चों अगर मुझे कंपेयर करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो एक रिएक्टेंट की वैल्यू को फिक्स करो, दूसरे को कंपेयर करो। मैंने किसकी वैल्यू को फिक्स किया है? मैंने हाइड्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन की वैल्यू को फिक्स किया है, हाइड्रोजन को कंपेयर किया। तो मुझे जो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड थे वो 214 मोल्स थे, और मुझे 214 मोल 214 मोल्स मुझे रिक्वायर्ड है, और मुझे जो गिवन दे रखा है वो 500 मोल्स दे रखा है। तो 500 मोल्स में से अगर मैं 214 मोल्स माइनस करूंगा तो मेरे एक्सेस में मोल्स आ जाएंगे 286। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट मुझे मालूम चल गया कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट मेरा मालूम चल गया, नाइट्रोजन जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। Lr लिख दो बेटा, है ना? नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा। एक के मोल को फिक्स करना है, दूसरे के मोल को कंपेयर करना है। इक्वेशन मुझे ये कहती है कि अगर मेरा 71.43 मोल्स नाइट्रोजन के चाहिए होंगे अमोनिया बनाने के लिए, तो मुझे 214 मोल्स चाहिए होंगे किसके? हाइड्रोजन के। और अवेलेबल हाइड्रोजन कितना है? 500 मोल्स। तो 286 मोल्स हाइड्रोजन के किस में आ गए? एक्सेस में आ गए। अब एक्सेस में आ गया हाइड्रोजन इतना। मेरी बात सुन ली यहां पर 286, बोलो क्लियर बात है? अब जरा मेरी बात समझो, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन रहेगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया, और जैसे नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा वैसे रिएक्शन रुक जाएगी। तो डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है? प्रोडक्ट नाइट्रोजन डिसाइड करेगा। अब बताओ मुझे अमोनिया कितनी बनेगी? अमोनिया और इसकी स्टिकियोमेट्री कितनी की है नाइट्रोजन की? 1:2। तो अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन लूंगा तो मेरा 2 मोल अमोनिया बनेगा। बोलो, अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन लूंगा तो मेरा 2 मोल अमोनिया बनेगा। और अगर मेरा 71.43 मोल मैं नाइट्रोजन के लूंगा तो मेरा कितना अमोनिया बनेगा? ट्वाइस इंटू 71.43, ट्वाइस इंटू 71.43 मोल्स बनेंगे। ट्वाइस इंटू 71.43 बच्चों, ट्वाइस इंटू 71.43। प्यारे बच्चों मेरी बात सुन रहे हैं? मैं इस वैल्यू को आपको बता दूं, ये वैल्यू निकल के आएगी 142.86।
142.86 मोल्स मेरे किसके बनेंगे, अमोनिया के बनेंगे। बट वो क्वेश्चन में अमोनिया के मोल्स नहीं पूछ रहा है, वो अमोनिया का वेट पूछ रहा है। तो मोल्स बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर वेट ऑफ अमोनिया अपॉन 17। मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है 142.86, वेट निकालना है 17 से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा 142.86 इंटू 17। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है इसलिए मैं इसे नोट कर रहा हूं, और ये आ रहा है 2430 ग्राम, ये आ रहा है 2430 ग्राम। कितना अमोनिया बनेगा बच्चों, लिख लो 2430 ग्राम अमोनिया बनेगा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो मैंने दोनों के नीचे लिख लिया। मैंने इनके मोल्स निकाले 2000/28 71.43। इतने क्वेश्चन में मोल्स मुझे गिवन थे। अब मैंने इक्वेशन के हिसाब से किया, एक रिएक्टेंट के मोल्स को फिक्स किया, दूसरे के मोल्स को कंपेयर किया, तो मैंने देखा इक्वेशन के हिसाब से मुझे 71.43 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को 214 मोल्स किसके चाहिए होंगे, हाइड्रोजन के चाहिए होंगे। 71.43 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को 214 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होंगे। अब मुझे अवेलेबल कितने मोल्स है, 500 मोल्स, तो 500 मोल्स अवेलेबल है, चाहिए कितने 214, तो ये एक्सिस में हो गया। तो अगर हाइड्रोजन एक्सिस में होगा तो साथ वाला नाइट्रोजन किस में होगा, लिमिटिंग रीजन, तो नाइट्रोजन आ गया लिमिटिंग रीजन 71.43। अब ये एक्सिस में कितना है, तो 500 माइनस 214 286 मोल्स एक्सिस में है। मेरी बात समझ गए। अब मेरे को ये बताओ नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजन, तो नाइट्रोजन डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 1 2 देता है, तो बताओ 71.43 कितना देगा, 142.86 देगा। अब 142.86 मोल्स अमोनिया के मिलेंगे, मुझे वेट निकालना है, मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, 14 + 3 17। 142.86 इज इक्वल टू वेट अपॉन 17 इनटू मल्टीप्लाई किया 2430 ग्राम आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अब वो पूछ रहा है कितना हाइड्रोजन मास वाइज एक्सिस में है, रफ कर दो बच्चों, कितना हाइड्रोजन मास वाइज एक्सिस में है। मेरे 11th क्लास के बच्चों, ये स्कूल का मेथड है बच्चों, ये स्कूल का मेथड है, लॉन्ग मेथड है, बट स्कूल में ऐसे करना होगा इसको, इसीलिए मैंने आपको ये यूनिटरी मेथड बता दिया है। अब जरा मेरी बात समझो, कितना हाइड्रोजन एक्सिस में, तो हाइड्रोजन के मोल्स मालूम चल गए एक्सिस में कितना है, हाइड्रोजन के मोल्स जो एक्सिस में हैं वो बताओ कितने हैं, 286 ग्राम, 286 मोल्स इतने एक्सिस में। पूछ रहा है कितना वेट एक्सिस में होगा, तो वेट निकाल लो, वेट अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, 286 मोल्स एक्सिस में है तो वेट अपॉन 2, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन जो आ गया वो आ गया 572 ग्राम। इतना हाइड्रोजन एक्सिस में है, 572 ग्राम हाइड्रोजन एक्सिस में है, तो कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन कंज्यूम, कितना वेट हाइड्रोजन का कंज्यूम हो गया, कितना वेट हाइड्रोजन का कंज्यूम हो गया, 1000 माइनस 572, आई थिंक मेरे हिसाब से ये 428 ग्राम कंज्यूम हो गया। कितना वेट हाइड्रोजन का कंज्यूम हो गया, 428। एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो आपको करना चाहिए बच्चों। लिख लिया 11th क्लास का लिमिटिंग रीजन। ज्यादातर बच्चों को इसी में दिक्कत आती है, तो ये मैंने एक स्कूल मेथड से भी करा दिया और इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कॉम्पिटिटिव मेथड से भी करा दिया है। एक और एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बताता हूं। एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बनाता है, तो अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CO2 बताना है, मैं कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। पहला पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर मैं 1 मोल कार्बन को बर्न करूं, 1 मोल कार्बन को अगर मैं बर्न करता हूं तो दूसरा जो पार्ट है बेटा वो ये कहता है कि 1 मोल कार्बन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न करने पर कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, और जो सी पार्ट कहता है वो 2 मोल कार्बन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को बर्न करने पर क्या होगा। तो पहले चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, C plus O2 changes into CO2, amount of CO2 produced। तो पहली चीज यहां से समझो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू CO2। अब ये बोल रहा है कि 1 मोल अगर तुम कार्बन लोगे तो बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, 1 मोल। स्टोइकियोमेट्री 1 की है ना, अगर आप इसका 1 मोल लोगे तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा, और 1 मोल का वजन जो होता है वो मोलर मास के बराबर होता है।
बताओ CO2 का मोलर मास कितना होता है, सभी के मास को ऐड करो 44 ग्राम। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 44 ग्राम CO2 बनेगी। अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो 1 मोल CO2 बनेगा, और अगर इसका 1 मोल CO2 बनेगा तो CO2 का मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 बनेगा। तो ये मैंने पहला पार्ट कर दिया ए, ये मैंने पहला पार्ट कर दिया ए। बच्चों नोट करो, ये मैंने पहला पार्ट कर दिया ए। अब जरा मेरा बी पार्ट समझना बच्चों, बी पार्ट समझना। बी पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, जरा समझो। C प्लस O2 दो रिएक्टेंट की वैल्यू दे रखी है और ये बन गया CO2। C प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2 बन गया ना बच्चों, बोलो बच्चों। C प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2। इसके नीचे लिख लो 1 मोल, इसके नीचे लिख लो 16 ग्राम। अब 16 ग्राम में मोल्स निकाल लो, तो 16 ग्राम में मोल्स कितने होंगे 16/32, 0.5 मोल होंगे। तो इसका 1 मोल, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका 1 मोल, इसका 0.5 मोल। 16 ग्राम में कितने मोल होंगे, 32 में 1 मोल होता है, तो 16 में कितने होंगे आधे। 32 में 1 मोल होता है तो 16 में आधे होंगे। अब जरा मेरी बात समझो, यहाँ स्टिकियोमेट्री जो है वो 1:1 की है। अगर आपने 1 मोल कार्बन का लिया तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 1 मोल को 1 मोल चाहिए, तो ये 1 मोल चाहिए था, ये उसके हिसाब से कम है कि ज्यादा है। भाई इक्वेशन हमें क्या बताती है, इक्वेशन बताती है कि 1 मोल रिक्वायर्ड 1 मोल। तो ये बताओ 1 मोल के हिसाब से ये कम है कि ज्यादा है, ये इक्वेशन ने बोला। इक्वेशन ने बोला 1 मोल को 1 चाहिए, तो बताओ ये इक्वेशन के हिसाब से कम है कि ज्यादा है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायर्ड जितना है, रिक्वायर्ड कितना है बताओ मुझे, रिक्वायर्ड है 1 को 1, और गिवन कितना है, ये गिवन है, और ये कम है, कम है। तो ऑक्सीजन हो गया हमारा क्या, O2 हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। भाई O2 खत्म हो जाएगा ना, मुझे 1 को 1 चाहिए, तो यहाँ अवेलेबल कितना है 0.5, तो 0.5 कम है ना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बच्चों बताओ मुझे, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया मेरा कौन, बच्चों बताओ जल्दी। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया मेरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बताएगा अब कितना प्रोडक्ट बनेगा CO2। जो एक्सेस में है वो तो बच जाएगा ना, तो डिसाइडेबल फैक्टर कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने लिख लिया ये C प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2, लिख लिया C प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो मेरा 1 मोल CO2 बनता है। अगर मैं इसका 0.5 मोल क्वेश्चन में दे रखा है तो मेरा कितना बनेगा 0.5 मोल बनेगा CO2 का। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो इसका 1 मोल CO2 बनता है, तो मेरे क्वेश्चन में CO2 के O2 के मोल्स कितने हैं 0.5 मोल्स, तो 0.5 मोल्स CO2 बनाएंगे। 0.5 मोल्स ऑफ O2 हमारे कितने CO2 बनाएंगे 0.5 मोल ऑफ CO2, और 0.5 मोल्स ऑफ CO2 का वजन कितना होगा 0.5 इज इक्वल्स टू मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट आ गया हमारा 22 ग्राम, तो 22 ग्राम CO2 बनेगी, 22 ग्राम CO2 बनेगी। 1 मोल CO2 का वजन 44 ग्राम होता है, तो आधे मोल का वजन कितना होगा 22 ग्राम होगा। आधे मोल का वजन कितना होगा 22 ग्राम होगा, आधे मोल का वजन 22 ग्राम होगा। बोलो बच्चों, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब जरा सी पार्ट समझो, बिल्कुल सी पार्ट सेम है। सी पार्ट है C प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2। इसके 2 मोल है, इसका 16 ग्राम है, मोल में कन्वर्ट कर लो। इसका तो क्वेश्चन में गिवन कितने मोल हो गए, गिवन हो गए 2 मोल और 0.5 मोल। आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊं, मैंने आपको बताया था एक रिएक्टेंट की वैल्यू को सेम करना, दूसरे को कंपेयर करना है। इक्वेशन बताती है 1 को 1 रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल को 2 मोल रिक्वायर्ड होंगे, ये रिक्वायरमेंट है, ये गिवन है। तो बताओ मुझे 2 मोल चाहिए थे ऑक्सीजन के, मुझे ऑक्सीजन के 2 मोल चाहिए थे, अवेलेबल कितने मोल है, अवेलेबल कितने मोल है 0.5। मुझे 2 मोल चाहिए थे, अवेलेबल कितने मोल है 0.5। 2 मोल चाहिए थे, अवेलेबल 0.5 है, तो कम है ना, कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कितना CO2 बनेगा, तो ऑक्सीजन डिसाइड करेगा कितना CO2 बनेगा। अब जरा समझो, C प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड करेगा कि 1 मोल CO2 ले, 1 मोल O2 लेते हो तो 1 मोल CO2 बनता है, 1 मोल O2 लेते हो तो 1 मोल CO2 बनता है। तो अगर मैं 0.5 मोल लूंगा O2 का तो 0.5 मोल CO2 बनेगा। अगर मैं 0.5 मोल O2 का लूंगा तो मुझे 0.5 मोल CO2 बनेगा।
और 0.5 मोल CO2 का वजन अभी आप लोगों ने निकाला है, 22 ग्राम CO2 बनेगा। फिर बताना पड़ेगा मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने हैं बोलो, मोल्स है 0.5, वेट निकालना है, CO2 का मोलर मास 44, तो ये आ गया वेट इज इक्वल्स टू 22 ग्राम। तो ये क्वेश्चन और हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का। बच्चों इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। चलो नोट करो बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था, मेरे मेथड से भी कर सकते हैं, ट्रिक से। पहले इतना कर लो। अगर स्कूल वाला मेथड करना हो ना, तो एक रिएक्टेंट की वैल्यू को सेम करके दूसरे रिएक्टेंट को कंपेयर कर लो। अगर वो ज्यादा है तो वो एक्सेस में, और अगर कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट। मेरी बात नहीं समझते। अगर वो ज्यादा है तो वो एक्सेस में, और अगर वो कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं, अभी समझाऊंगा, और मैं आपसे बोलूं परसेंटेज निकालो, मास परसेंटेज निकालो एलिमेंट का। देखिए परसेंट क्या बताता है, किसी भी चीज को 100 में से बताता है। परसेंट क्या बताता है, 100 में से बताता है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं और मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब है उस कंपाउंड का मैंने टोटल वजन 100 ग्राम ले लिया, तो बताओ वो एलिमेंट कितने ग्राम होगा। अगर वो कंपाउंड का टोटल वेट मैं 100 ले लूं तो उसके अंदर उस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट। तो अब क्या करने जा रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है वो है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। बहुत आसान है, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना होगा किसी कंपाउंड में, बहुत इजी है। तो मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का जो कंपाउंड में होता है वो कैसे निकाला जाता है, इधर देखो बच्चों। तो मैं लिख रहा हूं किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। परसेंटेज क्या बताता है, अगर टोटल मास कंपाउंड का 100 है, भी समझ में आएगा। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब होता है मास ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब होता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्या कहने का मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं कंपाउंड का टोटल मास 100 ग्राम ले लूं तो उसके अंदर बताओ उस एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, वो चीज बताता है मास परसेंटेज। ये रिजल्ट को 100 में से बताता है। आप बोलो कैसे, एग्जांपल समझो, एग्जांपल से समझो, थ्योरेटिकली नहीं। H2O है, इसका टोटल मास कितना है 18 ग्राम। टोटल मास ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो ये टोटल मास आ गया 18। अब मेरी बात सुनना, मुझे मास परसेंटेज निकालना है हाइड्रोजन का। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन का, इस टोटल के अंदर हाइड्रोजन का कितना मास है 2 डिवाइडेड बाय 18 टोटल मास इनटू 100, तो ये आ गया 11.79%। अब क्या मतलब है, अगर मैं टोटल वाटर का मास 100 ग्राम ले लूं, इसका मतलब समझना, अगर मैं टोटल मास वाटर का 100 ग्राम ले लूं, अगर मैं टोटल मास वाटर का 100 ग्राम ले लूं, तो उसमें 11.79 ग्राम हाइड्रोजन होगा। 11.79 ग्राम हाइड्रोजन होगा। अब मास परसेंटेज मैं बोलूं ऑक्सीजन की निकालो, (16/18 इंटू 100) और ये आगे परसेंटेज 88.21। और सभी एलिमेंट के मास परसेंटेज का सम ऑलवेज 100 होगा। तो ये हमें क्या बता रहा है कि रिजल्ट को ये हमारे 100 में से बता रहा है कि अगर मैं टोटल मास कंपाउंड का 100 ले लूं तो उसके अंदर मेरे एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मेरे एलिमेंट 18 के अंदर 2 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 100 के अंदर 11.79 ग्राम कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मेरा ऑक्सीजन 18 के अंदर 16 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो टोटल 100 ग्राम के अंदर 88.21 कंट्रीब्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टोटल मास वाटर का 100 ले लूं तो वो मुझे बताता है उसके अंदर हाइड्रोजन का मास 11.79 होगा और ऑक्सीजन का मास 88.21 होगा। अब जरा समझो, समझ गए? सेकंड क्वेश्चन कराता हूं।
बहुत आसान मेथड है ये। क्या है कि अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं तो आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं एलिमेंट का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं एलिमेंट का। मान लीजिए मैं आपको Na2SO4 दे दूं तो सोडियम का टोटल मास कितना होगा 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये आ गया टोटल मास 142 ग्राम पर मोल। टोटल मास आ गया Na2SO4 का। परसेंटेज ऑफ सोडियम बताओ, तो बताओ सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना है। सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना है 142 में से कितना कंट्रीब्यूशन सोडियम का है 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, ये मास परसेंटेज आ गया सोडियम का। मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है सल्फर का, तो सल्फर का कितना हो गया 32। सल्फर का टोटल मास कितना है इस कंपाउंड के अंदर 32, ये सल्फर का, तो बताओ 32 अपॉन 142 इंटू 100। और अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। मैं कैलकुलेशन बता देता हूं बेटा, टाइम लगता है ना कैलकुलेशन करने में, इसीलिए मैं बताऊं बेटा, लिख लेता हूं कैलकुलेशन को, मैं लिख लेता हूं बच्चों। तो बेटा परसेंटेज ऑफ सोडियम जो आ रहा है ना प्यारे बच्चों, वो आ रहा है 32.39। परसेंटेज ऑफ सोडियम जो आ रहा है वो आ रहा है 32.39, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो आ रहा है वो आ रहा है 45.07, और परसेंटेज ऑफ सल्फर जो आ रहा है वो आ रहा है 22.53। सभी का सम 100 आना चाहिए, चेक कर सकते हैं। सभी का सम लगभग 100 आना चाहिए, चेक कर सकते हैं। मेरे बच्चों एक चीज समझो मेरी बात को, यहाँ पर मेरी बात समझने वाली ये है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ जो चीज 142 में 46 थी वो 100 के अंदर 32.39 है। ये टोटल कंपाउंड का वजन अगर मैं 100 ग्राम ले लूं तो उसमें सोडियम कितना होगा 32.39 ग्राम, सल्फर कितना होगा 22.53 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा 45.07 ग्राम। ये आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना, तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड इनटू 100। मेरी बात सुन ली। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा हम अब उल्टा कर रहे हैं। मान लो अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूं तो आपसे मैं मास परसेंटेज में कन्वर्ट करवाऊं, आप कर लेंगे ना, अभी तो किया है। अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं तो आप मास परसेंटेज निकाल लेंगे एलिमेंट का, अभी तो सीखा है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अगर मैं आपको मास परसेंटेज दूं तो क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो पहली चीज आप समझिए, मास परसेंटेज से इंपीरिकल फॉर्मूला होते हुए हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालेंगे, पहले मास परसेंटेज की मदद से आप इंपीरिकल फॉर्मूला होते हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। अब ये इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने हेडिंग लिख दी है। ये इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, बात समझे, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन, इंपीरिकल फॉर्मूला देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये बताता है नेचर में कंपाउंड किस फॉर्म में मिलता है, असली में वो एग्जैक्ट किस फॉर्म में मिलता है वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेचर में या वो कंपाउंड रियली में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकता है, उसके अंदर की बॉन्डिंग भी डिफाइन कर सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला, नेचर में वो कंपाउंड किस फॉर्म में मिलेगा वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट रेशो, इट इज द सिंपलेस्ट रेशो between atoms of various element present in a molecule of a compound.
असली में ये सिंपलेस्ट रेशियो है बिटवीन द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। असली में अगर मैं जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसके अंदर अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो वो बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी भी आपके समझ में नहीं आया? जैसे मान लो ये बेंजीन है C6H6, ये नेचर में इसी फॉर्म में मिलता है, तो ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो ये होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मान लो अगर मैं आपको ग्लूकोज बोलूं तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का। तो बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। मान लो अगर मैं आपको गैस दे दूं एसिटिलीन, ये एसिटिलीन बोला जाता है कॉमन नेम, एसिटिलीन दे दूं तो ये कहलाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला उस मॉलिक्यूल या उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यहां देखो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला और एसिटिलीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी भी उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकता। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ ये बता सकता है उनके बीच का सिंपलेस्ट रेशियो कितना है। बेटा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे Na2CO3, तो बेटा बताओ इसमें सिंपलेस्ट रेशियो में है ना ये। अरे सिंपलेस्ट रेशियो में कब तक निकालते हैं? जब तक किसी एक एटम का रेशियो 1 ना हो जाए। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है ना, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। अगर मैं CaCO3 का केस दे दूं तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। ऐसा नहीं कि हर जगह एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। एग्जैक्ट वो नेचर में किस फॉर्म में मिलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलता है उसके अंदर सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। C6H6 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH है, C2H2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH है। बेंजीन लिक्विड होता है, एसिटिलीन गैस होती है, दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम आ रहे हैं, बट इनकी प्रॉपर्टी सेम कहां है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी भी किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करता। जो डिफाइन करता है वो एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बोलो बच्चों। बट अगर मैं आपको मास परसेंटेज दे दूं तो आप उसको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला होते हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए ये बात समझ में आई। असली में जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, जो एग्जैक्ट किस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, असली में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वही इनका कौन सा फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेरी बात समझिए। चलिए अब जरा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। आपको मैं बता दूं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। देखो एक एग्जांपल समझते हैं। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बोलो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना आएगा? 13 ग्राम। 12 + 1 13। इसका मास जो आएगा वो आएगा 78 ग्राम। 12 6 72 + 6। इसमें n निकालना होता है। n एक होल नंबर वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। तो n जो होता है वो होता है मोलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। मोलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? n बराबर 78। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 13। कितना आ गया? 6। n 6 आ गया। मैं यहां से फॉर्मूला बता रहा हूं। इस n को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। इट विल बिकम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n into empirical formula is equals to molecular formula। n की वैल्यू ऑलवेज होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 या 6। तो मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों? मैंने आपको क्या सिखाया? n into empirical formula is equals to molecular formula। n into empirical formula is equals to molecular formula। और n कैसे निकलेगा? n कैसे निकलेगा? n निकलेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इससे n निकलेगा और n को मल्टीप्लाई कर दो
एम्पिरिकल फॉर्मूला से आपका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मेरी बात समझो, मैंने समझा दिया, दो फॉर्मूले हैं। n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास n आएगा, और n को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। बेटा आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ बताओ मुझे, पढ़ क्यों रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं, अब उल्टा पढ़ रहे हैं, अब हम उल्टा पढ़ रहे हैं, ये नोट कर लिया पहले। मोलर मास लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो। बात मेरी बात सुन लिया था। अब जरा मेरी बात समझो यहाँ पर कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और n बराबर एक रिलेशन और होता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ये आगे समझ में आएगा आपको गैसियस स्टेट में, अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख लेना। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। Empirical formula क्या है? It is the simplest ratio between the atoms of various element present in a molecule of a compound। ये simplest ratio है किसके बीच में, एटम्स के बीच में, जो कि प्रेजेंट होते हैं वेरियस एलिमेंट्स के एटम जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड के अंदर। n जो होता है वो हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, है ना, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। ये सिर्फ अभी फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, बाकी कंसेप्ट वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम में मैं समझाऊंगा आपको, अभी नहीं सिखाऊंगा, अभी इक्विलिब्रियम में आपको समझाऊंगा। बेटा बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। बच्चों लिख लिया, लिख लिया बच्चों। इसके अंदर हम सबसे पहले हम लोग मास परसेंटेज से क्या पता करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करेंगे। मास परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करेंगे। कैसे बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, फिर उसमें लिखेंगे मास परसेंटेज, एलिमेंट के बाद मास परसेंटेज, उसके बाद लिखेंगे मोल्स, रिलेटिव मोल्स भी लिख सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे मोल्स, या फिर आप ऐसे लिख लो, उसके बाद लिखेंगे हम एटॉमिक मास, फिर हम उसके बाद लिखेंगे मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। पहले क्या टेबल बनाएंगे, पहले एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट के साथ परसेंटेज लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर मोल्स लिखेंगे। मोल्स क्या होगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसके बाद हम एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, ये चीज आप लिख लेना। मोल्स की जो सबसे छोटी वैल्यू है, मोल्स की मैं यहां लिख रहा हूं हिंदी में, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे सभी को, मोल्स की सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मोल की सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे सभी को, सभी मोल्स की जो वैल्यू आई है उनमें सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मोल्स की सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, और जब सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो वो आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो में एक चीज लिख लेना, अगर ये होल नंबर में आ जाता है तो ठीक है, होल नंबर में आ जाता तो ठीक है। अगर ये होल नंबर में नहीं आ रहा, होल नंबर में नहीं है, तो इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जो इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर दे, so it convert into whole number। मान लो आपने जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाला है, अगर वो होल नंबर वैल्यू में आ जाए तो ठीक है, और अगर होल नंबर वैल्यू में नहीं आया तो उस पूरे सिंपलेस्ट रेशियो को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। सिंपलेस्ट रेशियो अगर होल नंबर में आ जाए तो ठीक है, बट अगर वो होल नंबर में नहीं आया तो हम उसे एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसे होल नंबर में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो इसमें एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें एलिमेंट लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं, मोल्स लेते हैं, और उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। पहली बात समझो। अब बताऊं बेटा, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी का, है ना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कंपोजिशन दे रखी है। कंपोजिशन का मतलब होता है 100 में ये कितना ग्राम है, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24.27, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
is 4.07, percentage of chlorine is 71.65। हमसे पूछ रहा है और इसका हमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मोलर वेट दे रखा है 99 ग्राम पर मोल, मोलर वेट दे रखा है इसका 99 ग्राम पर मोल। अब जरा मेरी बात समझो, सबसे पहले एलिमेंट लिखूं, यहां एलिमेंट लिखूं, एलिमेंट कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। हमसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज बताओ, 24.27 है, हाइड्रोजन 4.07 है, क्लोरीन 71.65 है। परसेंटेज के बाद इनका एटॉमिक मास बोलो, इसका 12 है, इसका 1 है, इसका 35.5 है। आप क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, मोल्स क्या होता है बोलो, परसेंटेज, परसेंटेज बराबर है ना वेट के, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, बोलो मोल्स कितने आएंगे, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, 2.0। मोल्स आ गए। अब मोल्स आ जाने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2.02 डिवाइड कर दो, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 और 2.02 डिवाइडेड बाय 2.0। इससे जो फॉर्मूला आएगा वो एम्पिरिकल आएगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, C1H2Cl1। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सभी के मास को ऐड करोगे तो आएगा 49.5 ग्राम पर मोल। आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, आ गया एम्पिरिकल मोलर मास, एम्पिरिकल वेट भी आ गया। अब आप n निकाल लो, n बताओ क्या होगा, n होगा मोलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, बोलो जल्दी, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ये कितना दे रखा है 99, ये दे रखा है 49.5, कितना आ गया 2, n की वैल्यू 2 आ गई। अब n की वैल्यू 2 आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n की वैल्यू 2 और ये आ गया CH2Cl, तो ये आ गया C2H4Cl2। चेक कर सकते हो, इसके मास को निकाल के चेक कर लो मोलर मास के बराबर है कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास के बराबर है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होता है उसी को तो कहते हैं मोलर वेट, तो इसका वेट निकाल के देख लो, इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो गलत। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, पेपर में पूछा जाता है। आप बच्चे बोलेंगे कितना नंबर में पूछा जाता है, केवी वाले बच्चे लिख ले 5 मार्क्स में आता है, केवी वाले बच्चे लिख ले 5 मार्क्स में पूछा जाता है। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है, एक और कराता हूं, नोट कर लिया। पहले क्या करा, एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला, इन सभी के मास को ऐड करके, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, Cl का 35.5, फिर n निकाला, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट, मोलर वेट दे रखा था क्वेश्चन में 99, एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना दे रखा था 49.5, 2 निकल के आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। बहुत आसान तरीका है बच्चों, इतना आप कर सकते हो बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, नोट कर लो बच्चों, जल्दी जल्दी कर लिया करो। आयरन का कंपोजिशन दे रखा है 69.9 और परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन का दे रखा है 30.1 और इसका जो मोलर वेट दे रखा है वो दे रखा है 160। आपको बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो चीजें बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? परसेंटेज ऑफ आयरन 69.9, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30.6, आपको बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करो, एलिमेंट लिखो, ये भी स्कूल लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एलिमेंट लिखे आयरन, एलिमेंट लिखा ऑक्सीजन, परसेंटेज बोलो कितना है, 100 में ये है 69.9 ग्राम और ये है 30.1 ग्राम। एटॉमिक मास बोलो, आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16। मोल्स बोलो, मोल्स बोलो 69.9 डिवाइडेड बाय 56, ये आ गया 1.5।
30.1 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 1.8। सिंपलेस्ट रेशियो बोलो, सही लिखा बच्चों मैंने? मैं एक बार वैल्यू को चेक कर लूं, सॉरी बच्चों, 1.25 और ये वैल्यू आ गई 1.88। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सिंपलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, ये वैल्यू आ गई 1, और 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, ये वैल्यू आ गई 1.5। मैंने क्या बोला था आपको, अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में आ जाए तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो इसको एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। कितने से कर दो? 2 से। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो बताओ इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया? इंपीरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3। इंपीरिकल फार्मूला मास बोलो कितना आ गया? ये आ गया 160 ग्राम पर मोल। इंपीरिकल फार्मूला मास, सभी के मास को ऐड करने पे आ गया। एन कैसे निकालेंगे बोलो? मोलर वेट डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला वेट। मोलर वेट इज 160, इंपीरिकल फार्मूला वेट इज 160, आंसर आ गया 1। अब एन की वैल्यू 1 है तो बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? 1 इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अब 1 इंपीरिकल फार्मूला क्या है? Fe2O3। आगे जाके Fe2O3 को आप पढ़ोगे हेमाटाइट, और है आयरन का। बच्चों ये मेरा टॉपिक यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू। अच्छे से समझ लीजिएगा जितना टॉपिक है, ठीक है? अगले टर्म पे और क्वेश्चन कराऊंगा और क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो मैं अगले टर्म पे क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं है।